A very very warm welcome to another session of NCERT Solution Series जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के और बचे हुए क्वेश्चंस। आज हम करेंगे पेज नंबर 28 पे दिए गए टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5. I am Ankara, your master teacher for social sciences at Vedant, hoping all of my dear students are doing absolutely amazing and fine. तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन एक क्विक रिमाइंडर के साथ अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन विच गिव्स यू अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, क्विजेस एंड अपॉर्चुनिटी टू compete with the students throughout the world. इंटरैक्टिव replays, जहां पे अगर आपने replay मिस भी कर दिया, एक लाइव सेशन मिस भी कर दिया है, तो replays बहुत ही मजेदार होंगी with live quizzes, just like live sessions. At the same time, you get handwritten notes with premium downloadable content by master teachers. क्लास में हो जाएंगी सारी डाउट सॉल्व, क्वेश्चंस जो है आपके टेस्ट एंड असाइनमेंट्स के फॉर्म में आपके साथ प्रैक्टिस पेपर्स शेयर किए जाएंगे बहुत सारे. And the best part, which according to me is कि सारे माइक्रो सेशन, सारे क्रैश कोर्सेज जो रिवीजन के लिए है, दिसंबर के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम, सब कुछ सारे क्रैश कोर्सेज होंगी बिल्कुल फ्री फॉर वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर्स. और क्रिसमस आ गया है जल्दी. कैसे? क्योंकि अब आपको मिल रहा है 50% ऑफ अप टू 2000 रुपीज का इस क्रिसमस सेल है 28 दिसंबर से 27 दिसंबर तक. लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन है कमेंट सेक्शन में, नहीं तो vdnt.in/ytpro पे जाना है. ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे तो भी आपको जो है बहुत बढ़िया से ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. ठीक है, तो ये कर लीजिए. अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो द बेस्ट पार्ट इज यू विल गेट टू सी कि ये सब कुछ is coming only for 6 and 8 rupees per session, which is going to be way less than a packet of chips which comes for 10 rupees for you. एक पैकेट ऑफ चिप्स से भी कम दाम में आपको मिलेगा पूरा का पूरा सेशन पर क्लास एट 6 रुपीज एंड 8 रुपीज रिस्पेक्टिवली. हाउ ऑसम इज दैट? तो बस सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन है कमेंट सेक्शन में. 50% ऑफ में मिल जा रहा है, कोड लगा देना, ऑफ जरूर मिल जाएगा. और हम शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल. Who was Marianne and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? बच्चा, मैं हर सेशन में allegory की बात करती रहती हूँ. That's what they were. Marianne was for France and Germania, as the name in itself is pretty understandable. जैसे भारत माता बोलेंगे तो समझ आ जाएगा. Was for Germany. ठीक है. Allegory क्या होती है? Representation of abstract ideas, है ना. तो ये जो है यही थी मैरियन एंड जर्मेनिया हमारे लिए. क्यों इंपॉर्टेंट था बच्चा? नेशनलिज्म एंड अ फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी, अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए इनकी सिंबलाइजेशन की बहुत जरूरत थी. सो दीज वर वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल्स दैट पीपल वर एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद, एंड दे वर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एंटायर नेशन ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी for people. There were multiple symbols on in their portrayal that people would understand कि अच्छा ये oak leaf का जो है crown है, ये हाथ में जो है टूटी हुई बेड़ियां हैं, क्यों है? ये सारी चीजों की वजह से उनका portrayal बहुत important था. ठीक है. So Marianne and Germania were respective female allegories for the French and German nation. They stood up as personifications. Personify किया था, एक इंसान का चेहरा दिया गया था of ideas like liberty, of republic. The importance of the way in which they were portrayed lay in the fact that the public could identify. See, I told you, identity create हो रही थी, identify with their symbolic meaning, and this would instill a sense of national unity in them. Because otherwise, freedom, nationalism, ये सब जो है ना, ये एक ideas थे लोगों के लिए. Nationalism, these were just ideas which they cannot see physically. कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लोग देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते. तो उनको एक फिजिकल सेंस, एक चीज देखकर जिससे फीलिंग आए, वो एक सिंबल दिया गया था इन फॉर्म ऑफ दीज एलेगरीज. ठीक है. Moving on to the next question. Briefly trace the process of German unification. हमें पता है कि जर्मन जो है बोलने वाले कई सारे लोग इधर उधर स्प्रेड हुए थे. ठीक है. उनकी स्ट्रगल 1848 में कहीं ना कहीं शुरू हो गई. Everyone wanted to get back, but a very strong oppression was there. किससे oppression मिल रहा था? मोनार्की से. Obviously मोनार्की थोड़ी चाहेगी कि उनका जो राजा का वो है वो हक छिन जाए. At the same time मिलिट्री भी बहुत ज्यादा उन्हें oppress कर रही थी. ठीक है. इसके साथ उन्होंने किसी तरह से फाइट कर करके थोड़ा आगे बढ़े. उसके बाद हमारे बिस्मार्क साहब आ गए, उन्होंने पूरा का पूरा पर्चन संभाल लिया. He was the architect of this whole plan.
राइट, आर्किटेक्ट ऑफ दिस होल प्लान, ठीक है। प्रशिया को बहुत सारे वॉर्स लड़ने पड़े फैड के साथ, किसके साथ, फ्रेंच, सॉरी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। उसके बाद किसी तरह से ये लड़ाई उन्होंने जीत ली। प्रशिया वॉर फॉट अ सीरीज ऑफ वॉर्स। उसके बाद जीतने के बाद वर्सलीज में जो है विलियम द फर्स्ट को बना दिया राजा। एक शॉर्ट नोट लिखना है तो ये आपका आएगा बहुत से बहुत 3 मार्क्स के लिए, तभी शॉर्ट नोट है। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है तो, ठीक है। सो नेशनलिस्ट फीलिंग वॉर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। देखिए ये बताना जरूरी है कि विच पीपल वर देयर वेयर इट स्प्रंग अप, कहां से एग्जैक्टली शुरू हुआ था। Who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by elected parliament। तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था अब यहाँ पे, लेकिन ये बात किसको बर्दाश्त नहीं थी। This liberal initiative to nation building was however repressed by combined forces of the monarchy and the military, supported by large landowners called Junkers of Prussia। तो जंकर्स ऑफ प्रशिया के द्वारा ये काफी ज्यादा जो है उसे रिप्रेस किया जा रहा था, ठीक है। फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। यहां से ये शुरू हुआ, प्रशिया ने हाथ उठाया कि हम करेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने जो है पूरा का पूरा पर्चन लहरा दिया, पूरी जो है भार संभाली। बीइंग द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। 3 wars over 7 years, 7 सालों के ऊपर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ, एंडेड इन Prussia's victory, Persian victory, and completed the process of unification. In January 1871, देखो बच्चा 1848 से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, 1871 में जाके प्रशियन किंग विलियम द फर्स्ट को प्रोक्लेम किया गया था एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलीज। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in territories ruled by him? नेपोलियन एक कोड है ना, नेपोलियन एक कोड दिया था उन्होंने, काफी फेमस है ये 1804 का, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट वर डिफरेंट थिंग्स। ये 5 मार्क क्वेश्चन है बच्चे, ये 5 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। ये जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इट्स बेसिकली द सेम थिंग। या तो आपको डिस्क्राइब करने आ सकते हैं कि नेपोलियनिक कोड क्या था, क्या क्या कंडीशंस थे, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट बनाया गया। अल्टीमेटली आपको इस कोड को ही एक्सप्लेन करना है। तो इन्होंने ये कोड जो है ये ला दिया। इन्होंने क्या किया, इस कोड के थ्रू बहुत ज्यादा भला हुआ था मतलब वहां के लोगों का, फ्रांस के लोगों की बहुत भलाई किस तरह से हो गई थी वहां पे हर जगह जो है। देखो सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि बर्थ प्रिविलेजेस जो है, ठीक है, राइट्स गिवन टू पीपल बिकॉज ऑफ बर्थ प्रिविलेजेस जो है वो हटा दी जाएंगी, रिमूव्ड, कि भाई तुम कहीं भी पैदा हो वो नहीं चलेगा। राइट टू प्रॉपर्टी दी जाने लग गई, राइट। बट ये कोड का है, आपसे पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कैसे इंप्रूवमेंट आई। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, ये सोशल रिफॉर्म्स है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये कोड से रिलेटेड था। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखते हैं। देखो एक यूनिफॉर्मिटी ला दी गई, यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन की गई, यूनिफॉर्म वेट्स थे, मेजर्स थे, ठीक है। ये जो इतने सारे टैक्सेस ये वो सब जो है टैक्स बैरियर्स एंड ऑल को, उसको भी थोड़ा हटाया गया। डिविजन्स जो थी उसको प्रॉपरली इतने सारे उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया उन्होंने। एट द सेम टाइम फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, ठीक है, गिल्ड जो लगता था वो हटा दिया। ये सारी चीजें उन्होंने, करेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व की। आपको पता होगा हर एक स्टेट की अलग अलग करेंसी थी, ये सब कहाँ नहीं चलेगा, ये सब भी बंद कराया। So these were excuse me guys, these were few
modifications and reforms that he made, which improvised and made the administrative system very, very efficient. So the following changes were introduced by Napoleon in making administrative system very efficient. So the civil code, इसे civil code of 1804 या Napoleonic code of 1804 बोला जाता है, was issued. It abolished all privileges based on birth. It established equality before law and secured right to property also. Point number 1. अगर आपको नहीं समझ आए बच्चा, आप इसको 2 पॉइंट्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैंने जो उमंग सीरीज की है, आपको जहां ये पढ़ाया, एक बहुत अच्छा स्लाइड दिया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुली सारे पॉइंट्स वहां एक्सप्लेन है. आप अगर वो स्लाइड एक बार देख लोगे, आपको पूरा नेपोलियनिक कोड जो है बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा. मेरे दिमाग में अब तक वो पिक्चर बैठी हुई है. ठीक है. It simplified administrative divisions in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. मैंने जैसे आपको बोला divisions भी simplify की गई. Feudal system was abolished and peasants were freed from serfdom and manorial dues. Guild restrictions were removed in towns. Improvements were made in transport and communication system. हर एक चीज जो अच्छी हो सकती है. Uniform law, standardized weights and measures and a common national currency was introduced. पहले बहुत सारी करेंसी हुआ करती थी, around 30. It facilitated the movement and exchange of goods and capital from one region to another. तो ये सारी चीजें जो है नेपोलियन ने करके बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी लोगों की जिंदगी. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर ऑलरेडी नहीं किया है. अभी और भी सेशंस आने वाले हैं जहां पे हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और भी कई सारे वीडियोस आएंगे. बच्चे शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी जरूरत होनी चाहिए. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट. इज द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सीरीज हेल्पफुल for you or not. And I will see you guys very soon in the next session. Till then, stay tuned, stay home, stay safe and take good care of yourselves. Have a great day ahead, guys. Bye.